कहानी का अगला भाग। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे गुट बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई। नाश्ते के लिए अभी पौना घंटा बाकी और उनमें से अभी कोई भी लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां अभी शुरू नहीं हुई थी, किंतु शायद इसीलिए वो इन चंद बचे खुचे क्षणों में अनुशासन के घेरे में भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थी। मिस वुड को लड़कियों का यह गुलगपाटा अखरा, किंतु फादर एल्मंड के सामने वह उन्हें डांट डपटार कर नहीं रोक सकी। अपनी झल्लाहट दबाकर वह मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएंगे, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर एल्मंड का लंबा ओजपुर चेहरा चैपल की खुटी हुई गरमाइयों से लाल हो उठा। कॉरिडोर के जंगले पर अपनी छड़ी लटका कर बोले, छुट्टियों के पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 साल से मैं लटका ही रहती हूँ। और डॉक्टर मुखर्जी? फादर की ऊपरी होंठ तनी खिंच गई। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं रहते हैं। मिस वुड ने विस्मय से फादर की ओर देखा। वह समझ नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। 2 महीने छुट्टियों में बर्मा जाना काफी मुश्किल है फादर। मिस वुड हंसने लगी, किंतु फादर एडमंड ने मिस वुड की हंसी में योग नहीं किया। उनके चेहरे पर तनाव की रेखाएं खिंची रही। मिस वुड, पता नहीं आप क्या सोचती, मुझे तो मिस लटका का हॉस्टल में रहना समझ नहीं आता। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, यह तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकती है। मैं फिलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा। मिस लटका डॉक्टर के संग यहाँ अकेले ही रह जाएगी और से पूछे, मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप कैसी बात कर रहे हैं? मिस लटका अच्छी थोड़े ही है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर एलमंड अपने दिल में ऐसी दकियानूसी भावना को स्थान देंगे। फादर एलमंड कुछ हतप्रभ से हो गए, बात पलटते हुए बोले, मिस वुड, मेरा मतलब यह नहीं था। आप तो जानती हैं मिस लटका और उस मिलिट्री अफसर को लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था। स्कूल की बदनामी होने से देर नहीं लगती। वह क्या, वह बेचारा अब नहीं रहा। मैं उसे जानती थी फादर, इसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपनी बाहों में क्रॉस कर दिया। फादर एलमंड को मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उनसे आगे और कुछ नहीं बोला गया। डॉक्टर मुखर्जी ने उनकी कभी नहीं पड़ती थी, इसलिए मिस वुड की आंखों में वह डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे। किंतु मिस वुड लटका का रोना ले बैठी। आगे बात बढ़ाना व्यर्थ था। उन्होंने छड़ी को जंगले से उठाया, ऊपर साफ खुले आसमान को देखते हुए बोले, प्रोग्राम आपने यूं ही बदला मिस वुड। अब क्या बारिश होगी? ह्यूबर्ट जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकी हुई उबलती हुई रोशनी मुट्ठी से भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो के संगीत सुर रुई के छुई मुई रेशे से अब तक उसके मस्तिष्क की थकी मादी नसों पर फड़फड़ा रहे थे। वह काफी थक गया था। पियानो बजाने से उसके फेफड़ों पर हमेशा भारी दबाव पड़ता था। दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसे लगता था कि संगीत के एक नोट को दूसरे नोट में उतारने के प्रयत्न में वह एक अंधेरी खाई पार कर रहा है। आज चैपल में मैंने जो महसूस किया वह कितना रहस्यमय, कितना विचित्र। ह्यूबर्ट ने सोचा, मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खो से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूना सा अर्थ खींच आता है। गिरता हुआ हर आवाज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी हो गई है। छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों को अपनी बची खुची गूंजों की सांसें समर्पित कर जाती है, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती, मिटती नहीं, इसलिए मरकर भी जीवित रहती है। दूसरे सुरों में लय हो जाती है। डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसी ही आती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वे हंसकर टांगे। मुझे लगता है कि वे पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहे हैं। उनकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव होता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उन्होंने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका था। कारण पूछने पर वे चुप रहे थे। कौन सी ऐसी बात है
जिसे मुझसे कहने से डॉक्टर कतराते हैं। शायद मैं सबकी मिजाज होता जा रहा हूँ और बात कुछ भी नहीं है। हुबर ने देखा लड़कियों की कतार स्कूल हॉस्टल जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही है। उजली धूप के उनके रंग बिरंगे रिबन, हल्के आसमानी रंग के फ्रॉक और सफेद पेटियां चमक रही हैं। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका से गुलाब का फूल तोड़कर अपने बालों में लगाया है। कंटोनमेंट 3-4 सिपाही लड़कियों को देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे हैं और कभी कभी किसी की ओर जरा सा झुककर सीटी बजाने लगते हैं। हेलो मिस्टर ह्यूबर्ट। ह्यूबर्ट ने चौंक कर पीछे देखा। लड़का एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दवाएं खड़ी थी। नहीं है। ह्यूबर्ट की दृष्टि लटका पर टिकी रही। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहने हुए थी। कुमाऊं लड़कियों की तरह लटका का चेहरा गोल था। धूप की तपन से पका गेहुआ रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हो आया था, मानो बहुत धोने पर भी गुलाल के कुछ धब्बे इधर उधर बिखरे गए हों। उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रही थी, सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। अभी तो यही इरादा है। आकर भी करूंगा क्या। आप स्कूल की ओर जा रही हैं। चलिए। की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसलिए वो दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटते हुए पगडंडी के नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली, चीड़ के पत्ते हर झोंकों के संग टूट टूट कर पगडंडी पर ठेल लगाते हो जाते थे। ह्यूबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर दोनों ओर बिखेर देता था। लचका पीछे खड़ी हुई देखती थी। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते थे। फिर हवा के आगे न निकलते। इस खेल में धूप कभी फीकी सी पड़ जाती थी, कभी अपना उजला आंचल खोलकर समूचे पहाड़ी शहर को अपने में समेट लेती थी। लतका तनिक आगे निकल कर गई। ह्यूबर्ट की सांस चढ़ गई और वह धीरे धीरे हाँफता हुआ पीछे आ रहा था। जब वे पोलो ग्राउंड के पवेलियन को छोड़कर सिमेट्री के दाईं ओर मुड़े तो लटका ह्यूबर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ी हो गई। उसे याद आया छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन ऊब जाता था तो वह अक्सर टहलते हुए सिमेट्री तक चली जाती थी। उससे सटी पहाड़ी पर चढ़कर वह बर्फ के ढके देवदार वृक्षों को देखा करती थी, जिनकी झुकी हुई शाखाओं से रुई कि गोलों सी बर्फ नीचे कपड़ों पर गिरा करती थी। नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर बच्चे स्लेज पर फिसला करते थे। वह खड़ी खड़ी बर्फ में हुई हुई उस सड़क अनुमान लगाया करती थी जो फादर एलमंड के घर से गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से होकर चर्च की सीढ़ियों तक जाकर गुम हो जाती थी। तो मनोरंजन एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होता, वह लचका को बर्फ में खोए हुए रास्तों को खोज निकालने में होता था। आप बहुत तेज चलते हैं मिस लतिका। कान से हुबर्ट का चेहरा कुमला गया। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। आज आपकी तबीयत क्या कुछ खराब हो गई थी मिस्टर ह्यूबर्ट। आपने कैसे जाना। क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ। ह्यूबर्ट के स्वर में हल्की सी खीज का आवाज था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बात शुरू करते हैं, उसने सोचा। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चलता। वह तो सुबह करीमुद्दीन ने बातों ही बातों में जिक्र छेड़ दिया। लटका कुछ अप्रतिम सी हो आई। कोई खास बात नहीं, वही पुराना दर्द शुरू हो गया। अब बिल्कुल ठीक है। अपने कथन के पुष्ट के लिए ह्यूबर्ट छाती सीधी करके तेज कदम बढ़ाने लगे। डॉक्टर मुखर्जी खिलाया था। सुबह आए थे, उनकी बात तो समझ नहीं आती, हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी कहते हैं। कहते थे कि इस बार मुझे 6-7 महीनों की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो भला इसकी क्या जरूरत। ह्यूबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतका से छिपी ना रह सकी। बातों को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। आजकल मौसम बदल रहे हैं, अच्छे भले आदमी बीमार हो जाते हैं। ह्यूबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। वह अपने दिल का संशय मिटाने के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता था कि कहीं लतिका उसे केवल दिलासा देने के लिए ही तो झूठ नहीं बोल रही। ये तो मैं सोच रहा था मिस लतिका। डॉक्टर की सलाह सुनकर तो मैं डर गया। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूंगा। स्कूल में तो बच्चों के संग मन लगा रहता है। सच पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीनों की छुट्टियां भी काटनी
दूभर हो गया। मिस्टर ह्यूबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? गत्का चल चलते टार ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला था, जिसके दूसरी ओर मिलिट्री के ट्रक कंटोनमेंट की ओर जा रहे थे। ह्यूबर्ट को लगा जैसे लत्ता की आंखें अधमुधी सी खुल रही हों। असीम दूरी का भाव घिर आया था उस ईश्वर में, केवल शून्यता थी। वह बहुत अरसा पहले मैं दिल्ली गई थी मिस्टर ह्यूबर्ट, तो मैं बहुत छोटी थी। ना जाने कितने बरस बीत गए। हमारी मौसी का ब्याह वहीं हुआ था, बहुत सी चीजें देखी थी, लेकिन अब तो सब धुंधला सा पड़ गया। इतना याद है कि हम कुतुब मीनार पर चढ़े थे, सबसे ऊंची मंजिल के नीचे झांका था। ना जाने कैसा लगा था। नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरे हुए खिलौने से लगते थे। हमने ऊपर से उन पर मूंगफलियों के छिलके फेंके थे, लेकिन हम बहुत निराश हुए क्योंकि उनमें से किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा था। शायद माँ ने मुझे डांटा था क्योंकि मैं सीढ़ियाँ उतरती हुई रो रही थी। शायद माँ ने नहीं डांटा था और मैं सिर्फ नीचे झांकते हुए डर गई थी। सुना है अब तो दिल्ली इतनी बदल गई है, पहचानना मुश्किल है। वे दोनों फिर चलने लगे। हवा का वेग ढीला पड़ने लगा। उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने लगे थे। उनकी छायाएं नंदा देवी पंचचूली की पहाड़ियों पर गिर रही थी। के पास पहुंचते पहुंचते चीड़ के पेड़ पीछे छूट गए थे। कहीं कहीं खूबानी के पेड़ों के आसपास रूस के लाल फूल धूप में चमक जाते थे। स्कूल तक आने में उन्होंने पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगा लिया था। मिस लता, आप छुट्टियों में क्यों कहीं नहीं जाती? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता होगा। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लटका ने। पहले साल अकेलापन छरा था, अब आदी हो गई। क्रिसमस की एक रात पहले क्लब में डिनर होता है, लॉटरी डाली जाती है और रात को देर तक नाच गाना होता रहता है। नए साल के दिन कुमाऊं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कॉर्नवॉल किया जाता है। बर्फ पर स्केटिंग होती है, रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे मिलिट्री बैंड बजाता है। फौजी अफसर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। हर साल ऐसा ही होता है मिस्टर ह्यूबर। फिर कुछ दिनों बाद विंटर स्पोर्ट के लिए अंग्रेजी टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए वे हमेशा वादा करते हैं कि वे अगले साल भी आएंगे। मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे। वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे। फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कुछ दिनों बाद पर बर्फ पिघलने लगती है, छुट्टियां खत्म होने लगती हैं। आप सब लोग अपने अपने घरों से वापस लौट आते हैं और मिस्टर ह्यूबर्ट, पता भी नहीं चलता छुट्टियां कब शुरू हुई थी और कब खत्म हो गई। लता ने देखा कि ह्यूबर्ट उसकी ओर आतंक के भयाकुल दृश्य से देख रहा था। वह सिटपिटा कर चुप हो गई। उसे लगा मानो वह इतनी देर से पागल सी अनर्गल प्रलाप कर रही है। मुझे माफ करना मिस्टर ह्यूबर्ट, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातों में बहक जाती हूँ। मिस लता, ह्यूबर्ट ने धीरे से कहा। वह चलते चलते रुक गया था। लता ह्यूबर्ट का भारी कुंठित स्वर सुनकर चौंक सी गई थी। बात है मिस्टर ह्यूबर्ट, वह पत्र, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। उसे आप वापस लौटा दें। समझ लें कि मैंने उसे कल लिखा ही नहीं था। लता कुछ समझ नहीं सकी, दिप्राण सी खड़ी हुई ह्यूबर्ट के पीले उद्विग्न चेहरे को देखती रही। ह्यूबर्ट ने धीरे से लता के कंधे पर हाथ रख दिया। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे पहले से मालूम होता। कि ह्यूबर्ट हकलाने लगा। मिस्टर ह्यूबर्ट, किंतु लता से आगे कुछ भी नहीं कहा गया। उसका चेहरा सफेद हो गया था। वे दोनों चुपचाप कुछ देर तक कॉन्वेंट स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहे। मेडोज, डंडिया, पत्ते, छायाओं से घिरा छोटा सा द्वीप, मानो कोई घोंसला दो हरी घाटियों के बीच आ दबा हो। भीतर घुसते हुए ही पिकनिक के काले आग से झुलसे हुए पत्थर, अजली टहनियां, बैठने के लिए बिछाए गए पुराने अखबारों के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे जाते हैं। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं। मेडोज के बीच में काटना हुआ टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला बहता है, जो दूर से धूप से चपक चमकता हुआ सफेद दिखाई देता है। यहाँ पर काठ के तख्तों का बना हुआ टूटा पुल है, जिस पर लड़कियां हिचकोले खाती हुई चल रही हैं। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला देते। वुड ने अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल से जलती हुई दिया सलाई को दबा डाला, जो डॉक्टर के सिगार से सुलग कर चीड़ के पत्तों पर ढेर में गिर पड़ा था। वे नाले से कुछ दूर हटकर दो चीड़ के पेड़ों की कुथी हुई छाया के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा रास्ता नीचे पहाड़ी गांव की ओर जाता था।
यहाँ पहाड़ की गोंद गोद में शक्कर से खेत एक दूसरे के नीचे बिछे हुए थे। दोपहर के सन्नाटे में भेड़ बकरियों के गलों में बंधी हुई घंटियों का स्वर हवा में बहता हुआ सुनाई देता था। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पीते रहे। जंगल की आग कभी देखी है महसूस, एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। आपने कभी देखी है डॉक्टर? बुढ़ ने पूछा। मुझे तो बड़ा डर लगता है। बहुत साल पहले शहरों को जलते हुए देखा था। डॉक्टर लेटे हुए आकाश की ओर ताक रहे थे। एक एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता जाता। दुर्भाग्यवश ऐसे अवसर देखने में बहुत कम होते हैं। हाँ देखा डॉक्टर, लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा था। मिस्फुट की आत्मा को ठेस लगती है, किंतु फिर भी उनकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। आपका घर, क्या वह भी जल गया था? डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप लेटा रहा। हम उसे खाली छोड़कर चले आए थे, मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ भी कहने में डॉक्टर को कठिनाई महसूस होती है। डॉक्टर, क्या आप कभी वापस बर्मा जाने की बात नहीं सोचते? डॉक्टर ने अंगड़ाई ली और करवट बदलकर आधे मुंह लेट गए। उनकी आंखें मुंद गई और मुझ पर बालों की लटें धूल आई। सोचने से क्या होता है मुशबुड, जब बर्मा में था कभी सोचा था कि यहाँ आकर उम्र काटनी ही होगी? लेकिन डॉक्टर, कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ आप चाहे कितने वर्षों तक रहें, अपने को हमेशा अजनबी ही पाएंगे। डॉक्टर ने श्रृंगार के धुएं को धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। दरअसल अजनबी तो मैं वहां भी समझा जाऊंगा मशहूर। इतने वर्षों बाद वहां मुझे कौन पहचानेगा? इस उम्र में नए सिरे से रिश्ते जोड़ना काफी सिरदर्दी का काम है। कम से कम मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर, आप कब तक इस पहाड़ी कस्बे में पड़े रहेंगे? इसी देश में रहना है तो किसी बड़े शहर में अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। तेज बढ़ाने के लिए कहाँ-कहाँ भटकता फिरूँगा मैं स्कूल। जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया था कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा। जब कभी जी उबेगा कहीं चला जाऊँगा। जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी कुछ नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलतफ़हमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। मिस वुड ने डॉक्टर की बात का विशेष ध्यान नहीं दिया। दिल में वे हमेशा डॉक्टर को उत्कीर्ण, लापरवाह और सनकी समझती रही हैं, किंतु डॉक्टर के चरित्र में उसका विश्वास है। ना जाने क्यों, हालांकि डॉक्टर ने जाने अनजाने में इसका कोई प्रमाण दिया हो, याद नहीं पड़ता। मिस वुड ने एक ठंडी सांस भरी। वह हमेशा यह सोचती थी कि डॉक्टर इतना आलसी और लापरवाह न होता, अपनी योग्यता के बल पर काफी चमक सकता था। इसलिए उसे डॉक्टर पर क्रोध भी आता था और दुख भी होता था। मजमूर ने अपने बैग से उनका गोलाकार सिलाइयां निकाली, फिर उसके नीचे से अखबार में लिपटा हुआ चौड़ा टॉफी का डिब्बा उठाया, जिसमें अंडों की सैंडविच और हैमबर्ग दबे हुए थे। थर्मस से प्यालों में कॉफी उलेड़ते हुए मजमूर ने कहा, डॉक्टर, कॉफी ठंडी हो रही है। डॉक्टर लेटे लेटे बुदबुदाए। मिसपुर ने नीचे झुक कर देखा, वह खूनी पर सिर टिकाए चुपचाप सो रहे थे। ऊपर का होंठ जरा सा फैल कर मुड़ गया था, मानो किसी से मजाक करने से पहले मुस्कुरा रहे हों। उनकी उंगलियों में दबा हुआ सिगार नीचे नीचे झुका हुआ लटक रहा था। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप लेटा रहा। हम उसे खाली मेरी मेरी व्हाट डू यू वांट व्हाट डू यू वांट दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मेरी ने अपनी चंचल चपल आंखें ऊपर उठाई। लड़कियों का दायरा उसे घेरे हुए कभी पास आता था, कभी दूर खिसता चला जाता था। आई वॉन्ट ब्लू, दोनों हाथों को हवा में घुमाते हुए मेरी चिल्लाई। दायरा पानी की तरह टूट गया। सब लड़कियां एक दूसरे पर गिरती पड़ती किसी नीली बस को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी। लंच समाप्त हो चुका। लड़कियों के छोटे छोटे दल मिडोज में बिखर गए। ऊंची क्लास के कुछ लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पेड़ों पर चढ़कर सूखी टहनियों को तोड़ रही थी। दोपहर की उस घड़ी में मिडोज झुलसाया सा ऊँगता जान पड़ता था। जब हवा का कोई फूला भटका झोंका आ जाता तो चीड़ के पत्ते खड़खड़ा उठते। कभी कोई पक्षी अपनी सुस्ती मिटाने झाड़ियों से ऊपर नाले के किनारे बैठ जाता, पानी में सिर डुबो जाता।
फिर उड़कर हवा में 2-4 निरुद्देश चक्कर काटकर दोबारा दोबारा झाड़ियों में बैठ जाता। किंतु जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। गहरी नींद में डूबे सपनों से कुछ आवाजें नीरवता के हल्के झीने पर्दे पर सिमटे बिछा जाती हैं। मूक लहरों से तैरती है, मानो कोई दबे पांव झांक कर अदृश्य संकेत कर जाता। देखो, यहाँ हूँ, लटका ने जूली के हेयर को सहलाते हुए कहा। तुम्हें कल रात बुलाया था मैडम, मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थी। लड़का को याद आया कि कल रात वह डॉक्टर के कमरे के टेरेस पर देर तक बैठी रही और भीतर ह्यूबर्ट पियानो पर शोरपा का नॉकटर्न बजा रहा था। जूली, तुमसे कुछ पूछना था। उसे लगा वह जूली की आंखों से अपने को बचा रही है। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी भूरी आंखों से कौतूहल झांक रहा था। तुम ऑफिसर मेस में किसी को जानती हो? जूली ने अनिश्चित भाव से सिर हिलाया। उसका कुछ देर तक जूली को घूरती रही। जूली, मुझे विश्वास है तुम झूठ नहीं बोलोगी। कुछ क्षण पहले जूली की आंखों में जो कौतूहल था वह भय में परिणत लगा। लतिका ने अपनी जैकेट की जेब से एक नीला लिफाफा निकालकर जूली की गोद में फेंक दिया। यह किसकी चिट्ठी है? जूली ने लिफाफा उठाया, किंतु फिर एक क्षण के लिए उसका हाथ ठिठक गया। लिफाफे पर उसका नाम और हादसे का पता लिखा हुआ था। थैंक यू मैडम, मेरे भाई वह झांसी में रहते हैं। जूली ने घबराहट में लिफाफे को अपनी स्कर्ट की तहों में छुपा लिया। जूली, जरा मुझे लिफाफा दिखाओ। लड़का का स्वर तीखा कर्कश सा हो गया। जूली ने अनमने भाव से लड़का को पत्र दे दिया। हमारे भाई झांसी में रहते हैं। जूली इस बार कुछ नहीं बोली। उसके उद्ग्रांत उखड़ी सी आंखें लड़का को देखती रही। यह क्या है? जूली का चेहरा सफेद पड़ गया। लिफाफे पर कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर की मुहर उसकी ओर घूर रही थी। कौन है यह? लटका ने पूछा। उसने पहले भी हॉस्टल में उड़ती हुई अफवाह सुनी थी कि जूली को क्रम में किसी मिलिट्री अफसर संग देखा गया था, किंतु ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती थी और उन पर विश्वास नहीं किया था। जूली, अभी तुम बहुत छोटी हो। जूली के होंठ कांपे, उसकी आंखों में निरी याचना का भाव गिराया। अच्छा भी जाओ, तुमसे छुट्टियों के बाद बात करूंगी। जूली ने ललचाई दृष्टि से लिफाफे की ओर देखा, लेने को उद्धृत हुई, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वापस लौट गई। लड़का देर तक जूली को देखती रही, जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। क्या मैं किसी कसूर खरूज बुढ़िया से कम हूँ? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूँ? शायद, कौन जाने, शायद जूली का यह प्रथम परिचय हो उस अनुभूत से। कोई भी लड़की बड़े चाव से संजोकर संभाल कर अपने में छिपाए रहती है एक अनिर्वचनीय सुख जो पीड़ा लिए है। पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ते ज्वार की कुमारी जो दोनों को अपनों में समा लेती है। एक दर्द जो आनंद से उपजा और पीड़ा देता है। यही इसी देवदार के नीचे उसे भी यही लगा था। जब गिरीश ने पूछा था, चुप क्यों हो, वह आंखें मूंद सोच रही थी। सोच कहाँ रही थी, जी रही थी उसी क्षण को जो भय और विस्मय के बीच भेजा था। बहका सा पहला क्षण। वह अभी पीछे मुड़ेगी तो गिरीश की नर्वस मुस्कुराहट दिखाई दे जाएगी। उस दिन से आज दोपहर तक अतीत एक दुस्वप्न की मानिंद टूट जाएगा। वही देवदार है जिस पर उसने अपने बालों के क्लिप से गिरीश का नाम लिखा था। पेड़ की छाल उतरती नहीं, क्लिप टूट टूट जाता था। तब गिरीश ने अपने नाम के नीचे उसका नाम लिखा था। जब कभी कोई अक्षर बिगड़ कर टेढ़ा हो जाता, हंसती थी और गिरीश का कांपता हाथ और भी कांप जाता था। लता को लगा जो वह याद करती है वह भूलना भी चाहती है, किंतु वह सचमुच भूलने लगता है तब उसे भय लगता है, जैसे कोई चीज उसके हाथों से छीने ले जा रहा। ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब कभी वह अपने किसी खिलौने को खो जा करती थी तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत दौड़ धूप करने पर खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि अभी उसे खोज रही हूँ, कि वह अभी मिला नहीं है। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोनों में उसे खोजने का उपक्रम करती। तब खोई हुई चीज याद रहती, इसलिए भूलने का भय नहीं रहता था।
आज वह उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती? बहाना शायद करती है। उसे याद करने का बहाना जो उसे भूलता जा रहा है। दिन महीने बीत जाते हैं और वह उलझी रहती है। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ता जाता है। याद वह करती है किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर रही है। अब वह कैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उस दर्द को याद करती है पहले कभी होता था। तब उसे अपने पर ग्लानि होती थी, वह फिर जानबूझकर उस घाव को कुरेदती है जो बढ़ता जा रहा है खुद ब खुद उसकी कोशिकों के बावजूद कोशिशों से के बावजूद बढ़ता जा रहा है। देवदा पर खुदे हुए मिटे नाम लतिका की ओर निःशब्द निरीह भाव से निहार रहे हैं। मेडोज के घने सन्नाटे में नाले पार से खेलती हुई लड़कियों की आवाजें गूंज जाती हैं। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट? तितलियां झिंगुर जिगरू मेडोज पर उधर उतरती हुई सांझ की छायाओं से पता नहीं चलता कौन आवाज किसकी है। दोपहर के समय जिन आवाजों को अलग अलग करके पहचाना जा सकता था, अब एक स्वरता की अविरल धाराओं में घुल गई थी। घास से अपने पैरों को पोंछता हुआ कोई रेंग रहा है। नारियों के झुरमुट से पैरों को फड़फड़ाता झपट कर कोई ऊपर से उड़ जाता है, किंतु ऊपर देखो तो कहीं कुछ भी नहीं है। के झरने का गड़गड़ाता स्वर जैसे अंधेरी सुरंग में झपाटे से ट्रेन गुजर गई हो और देर तक उसमें सीटियों और पहियों की चीत्कार गूंजती रही हो। पिकनिक कुछ देर तक और चलती, किंतु बादलों की तहें एक दूसरे पर चढ़ती जा रही थी। पिकनिक का सामान बटोरा जाने लगा। मिडोज के चारों ओर बिखरी हुई लड़कियां मिस बुड के इर्द गिर्द जमा होने लगी, अपने संग के अजीबोगरीब चीजें बटोर लाई थी। कोई किसी पक्षी के टूटे पंख को बालों में लगाए हुए था। किसी ने पेड़ की टहनी को चाकू से छीलकर छोटी सी बेंत बना ली थी। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियों ने अपने अपने रुमालों में नाले से पकड़ी हुई छोटी छोटी बालिश्त भर की मछलियों को दबा रखा था। उन्हें मिसवुड से छिपाकर एक दूसरे को दिखा रही थी। मिसवुड लड़कियों की टोली के संग आगे निकल गई। मेडोज में पक्की सड़क तक 3-4 फलांग की चढ़ाई हाँफने लगी। डॉक्टर मुखर्जी जो सबसे पीछे जा रहे थे, लतिका के पास पहुंचकर ठिठक गए। डॉक्टर ने दोनों घुटनों को जमीन पर टेकते हुए सिर झुकाकर एलिजाबेथ जुदीन अंग्रेजी में कहा, मैडम, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? डॉक्टर की नाटकीय मुद्रा को देखकर लटका के होठों पर थकी सी ढीली ढाली मुस्कुराहट बिखर गई। प्यास के मारे गला सूख रहा और यह चढ़ाई है कि खत्म होने में नहीं है। डॉक्टर ने कंधे पर लटकती हुई थर्मस उतार कर लटका के हाथों में देते हुए कहा, थोड़ी सी कॉफी बची है, शायद कुछ मदद कर सके। पिकनिक में आप कहाँ रह गए डॉक्टर? कहीं दिखाई नहीं दिए। दोपहर भर सोता रहा मिस वुड के संग। मेरा मतलब है मिस वुड पास में बैठी थी। मुझे लगता है मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती है। कोई भी मजाक करते हुए डॉक्टर अपनी मूंछों के कोने को चबाने लगते। क्या कहती थी? लतिका ने थर्मस से कॉफी को मुंह में उलेट दिया। शायद कुछ कहती थी, लेकिन बदकिस्मती के बीच मुझे नींद आ गई। मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए। और इस दौरान जब ये दोनों बातें कर रहे थे, उनके पीछे मिडोज और मोटर रोड के संग चढ़ती हुई चीड़ और बांस के वृक्षों की कतार के घिरते अंधेरे में डूबने लगी। मानो प्रार्थना करते हुए उन्होंने चुपचाप अपने सिर नीचे झुका लिए हों। इन्हीं पेड़ों के ऊपर बादलों के गिरजे का क्रॉस कहीं उलझा पड़ा है। उनके नीचे पहाड़ की ढलान बिछे हुए खेत भागती हुई गिलहरियों से लग रहे थे जो किसी की टो में स्तब्ध ठिठक गई हो। डॉक्टर, मिस्टर ह्यूबर्ट पिकनिक पर नहीं आए? डॉक्टर मुखर्जी टॉर्च जलाकर लड़का के आगे आगे चल रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया। किस लिए? अंधेरे में पैरों के नीचे दबे हुए पत्तों की चरमराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता। डॉक्टर मुखर्जी ने धीरे से कहा, पिछले कुछ दिनों मुझे संदेह होता जा रहा है कि हुबर्ट की छाती का दर्द शायद मामूली दर्द नहीं है। डॉक्टर थोड़ा सा हंसे, जैसे उन्हें अपनी यह गंभीरता अरुचकर लग रही हो। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की, शायद लचका कुछ कहेंगे, किंतु लचका चुपचाप पीछे चल रही थी। "ये मेरा सहज महज शक है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ, किंतु फिर भी यह बेहतर होगा कि वह एक फेफड़े का एक्सरे करा ले।
कम से कम कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से इसके बारे में कुछ कहा? अभी तक कुछ नहीं कहा। ह्यूबर्ट जरा सी बात पर चिंतित होता है, इसलिए कभी साहस नहीं हो पाता। डॉक्टर को लगा उसके पीछे आते हुए लता के पैरों का स्वर सहसा बंद हो गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लता बीच सड़क पर अंधेरे में छाया से चुपचाप निश्चल खड़ी है। डॉक्टर लता का स्वर भर्राया हुआ था। क्या बात है मिस लता, आप रुकी क्यों? डॉक्टर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने अपनी टार्च की मध्यम रोशनी लतका पर उठा दी। उन्होंने देखा लतका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह रह रहकर पत्ते सी कांप जाती हैं। मिस लटका, क्या बात है? आप तो बहुत डरी सी जान पड़ती है। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे मुझे कुछ याद आ गया। वे दोनों फिर चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उनकी आंखें ऊपर उठ गई। पक्षियों का एक बेड़ा धूमिल आकाश में त्रिकोण बनाता हुआ पहाड़ों के पीछे से उनकी ओर आ रहा था। लतका और डॉक्टर सिर उठाकर पक्षियों को देखते रहे। लतका को याद आया, हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे उड़ानों की ओर उड़ते हैं। कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि बर्फ के दिनों की जो वे अजनबी अनजाने देशों में उड़ जाएंगे। क्या वे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं? मैं डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? किंतु इसका कोई उत्तर नहीं मिला। सिर्फ उस अंधेरे में मिडोज के झरने का झुंझैला स्वर और चीड़ के पत्तों की सरसराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता। हॉस्टल पहुंचते तक बिजली चमकने लगी, किंतु रात बारिश देर तक नहीं हुई। बादल बरसने भी नहीं पाते थे कि हवा के थपेड़ों से धकेल दिए जाते थे। दूसरे दिन तड़के ही बस पकड़नी थी, इसलिए डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरों में चली गई। जब लड़का अपने कमरे में गई, उस समय कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का बिगुल बज रहा था। उसके कमरे में करीमुद्दीन कोई पहाड़ी धुन गुनगुनाता हुआ लैंप में गैस पंप कर रहा था। लड़का उन्हीं कपड़ों में तकिए की को दुहर करके लेट गई। करीमुद्दीन ने उड़ती हुई निगाह से लड़के को देखा, फिर अपने काम में जुट गया। पिकनिक कैसी रही मेम साहब? नहीं आए, सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। लता को लगा दिन भर की थकान धीरे धीरे उसके शरीर की पसलियों पर चिपटती जा रही थी। अनायास उसकी आंखों में नींद का बोझ से झपकने लगा था। मैं चला आता तो ह्यूबर्ट साहब की तीमारदारी कौन करता? दिन भर उनके बिस्तर से सटा हुआ बैठा रहा और अब वह गायब हो गए। करीमुद्दीन ने कंधे पर लटकते हुए मैले कुचले तौलियों को उतारा और लैम्प के शीशों की गर्द पोछे लगा कि अधमुखी मुंदी आंखें खुल गई। क्या हुबर्ट साहब अपने कमरे में नहीं है? खुदा जाने इस हालत में कहाँ गए। पानी गर्म करने कुछ देर के लिए बाहर आया, वापस जाने पर देखता हूँ कि कमरा खाली पड़ा है। करीमुद्दीन बुड़बुड़ाता हुआ बाहर चला गया। लता ने लेटे लेटे पलंग के नीचे चप्पलों को पैरों से परों से उतार दिया। हुबर्ट इतनी रात कहाँ गए? किंतु लता की आंखें फिर झपक गई। दिन भर की थकान ने सब परेशानियां प्रश्नों की कुंजी लगा दी थी। जैसे दिन भर की आंख मिचौली खेलते हुए उसने अपने कमरे में दया को छू लिया था। अब वह सुरक्षित थी, कमरे की चार दीवारी के भीतर उसे कोई नहीं पकड़ सकता था। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी। इस चीज का उससे तकाजा था। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं। सब खींचतान खत्म हो गई थी। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया, जो पराया है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। लटका ने दीवार की ओर मुंह मोड़ लिया। लैम्प के फीका आलोक में हवा में कांपते पर्दों की छायाएं हिल रही थी। बिजली कड़कने से खिड़कियों के शीशे चमक जाते थे, दरवाजे चटकने लगते थे, जैसे कोई बाहर से धीमे धीमे खटा रहा हो। कॉरिडोर से अपने अपने कमरों में जाती हुई लड़कियों को हंसी बातों के कुछ शब्द, फिर सब शांत हो गया। फिर भी देर तक कच्ची नींद में वह लैम्प का धीमा सा सी सी का स्वर सुनती रही। कब वह स्वर भी मौन का भाग बनकर मूक हो गया, उसे पता ना चला। कुछ देर बाद उसे लगा सीढ़ियों से कुछ दबी आवाजें ऊपर आ रही हैं। बीच बीच में कोई चिल्ला उठता है और फिर सब आवाजें धीमी पड़ जाती है। मुझे लटका, जरा अपना लैंप ले आइए। कॉरिडोर में के जीने से डॉक्टर मुखर्जी की आवाज। कॉरिडोर में अंधेरा था। वह तीन चार सीढ़ियां नीचे उतरी, लैंप नीचे किया। सीढ़ियों से सटे जंगले पर ह्यूबर्ट ने अपना सिर रखा हुआ था कि एक बांह जंगले के नीचे लटक रही थी।
थ्री डॉक्टर के कंधे पर झूल रही थी, जिसे डॉक्टर ने अपने हाथों में जकड़ रखा था। मिश्रत का लैम्प जरा और नीचे झुका दीजिए। ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट को सहारा देकर ऊपर खींचा। ह्यूबर्ट ने अपना चेहरा ऊपर किया। विस्की का तेज बू का झोंका लटका के सारे शरीर को झंझोड़ गया। ह्यूबर्ट की आंखों में सुर्ख डोरे खींच आए थे। कमीज का कॉलर उल्टा हो गया था। टाई की गांठ ढीली होकर नीचे खिसक आई थी। लटका ने कांपते हाथों से लैम्प सीढ़ियों पर रख दिया और आप दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर चकराने लगा था। In the backland of the city, there is a girl Lakshmi. ह्यूबर्ट खिड़कियों के बीच गुनगुना उठता था। ह्यूबर्ट, प्लीज प्लीज। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट को लड़खड़ाते शरीर को अपनी मजबूत गिरफ्त में पकड़ लिया। मिस सदका, आप लैंप लेकर आगे चलिए। सदका ने लैंप उठाया। दीवार पर तीनों की छायाएं डगमगाने लगी। इन द बैकलैंड ऑफ द सिटी देयर इज अ गर्ल हु लव्स मी। ह्यूबर्ट डॉक्टर मुखर्जी के कंधे पर सिर टिकाए अंधेरी सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पैर रखता हुआ चढ़ रहा था। डॉक्टर, हम कहाँ हैं? ह्यूबर्ट सहसा इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी फटकती हुई आवाज सुनसान अंधेरे कॉरिडोर की से टकरा कर देर तक हवा में गूंजती रही। ह्यूबर्ट, डॉक्टर को एकदम ह्यूबर्ट पर गुस्सा आ गया। फिर अपने गुस्से पर उन्हें खिंच हो आई। वह ह्यूबर्ट की पीठ थपथपाने लगे। कुछ बात नहीं है ह्यूबर्ट डियर, तुम सिर्फ थक गए हो। ह्यूबर्ट ने अपनी आंखें डॉक्टर पर गड़ा दी। उनमें एक भयभीत बच्चे किसी कायरता झलक रही थी, मानो डॉक्टर के चेहरे से वह किसी प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहता था। ह्यूबर्ट के कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। ने बिना किसी विरोध के चुपचाप जूते मोजे उन्हें उतारने दिए। जब हुबर्ट की टाई उतारने लगे, हुबर्ट अपनी कोहनी के सहारे उठा। कुछ देर तक डॉक्टर को आंखें फाड़ते हुए घूर रहा था, फिर धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? कैसी बात करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने हाथ छोड़कर धीरे से ह्यूबर्ट का सिर तकिए पर टिका दिया। गुड नाइट ह्यूबर्ट। गुड नाइट डॉक्टर। ह्यूबर्ट ने करवट बदल ली। गुड नाइट मिस्टर ह्यूबर्ट। लटका का स्वर सिहर गया, किंतु ह्यूबर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदलते ही उसे नींद आ गई थी। कॉरिडोर में वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी रेलिंग के सामने खड़े हो गए। हवा के तेज झोंकों से आकाश में फैले बादलों की परतें जब कभी गहरी हो जाती, तब उनके पीछे से चांदनी बुझती हुई आग के धुएं से आसपास की पहाड़ियों पर फैल जाती। आपको मिस्टर ह्यूबर्ट कहाँ मिले? रेत का कॉरिडोर के दूसरे कोने में रेलिंग पर झुकी हुई क्लब की बॉर में उन्हें देखा था। मैं ना पहुंचता तो ना जाने कब तक बैठे रहते। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाई। उन्हें अभी एक दो मरीजों के घर जाना था। कुछ देर तक उन्हें टाल देने के इरादे से कॉरिडोर में खड़े रहे। नीचे अपने क्वार्टर में बैठा हुआ करीमुद्दीन माउथ ऑर्गन पर अपनी कोई पुरानी फिल्मी धुन बजा रहा था। आज दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद मौसम ऐसा ही रहेगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। कॉन्वेंट स्कूल के बाहर फैले लॉनों से हिंदू का अनवरत स्वर चारों ओर फैली निस्तब्धता को और भी अधिक घना बना रहा था। कभी कभी मोटर पर किसी कुत्ते की रीरिहाट सुनाई पड़ती थी। डॉक्टर, कल रात डॉक्टर ह्यूबर्ट से कुछ कहा था मेरे बारे में, वही जो सब लोग जानते हैं और ह्यूबर्ट जिसे जानना चाहिए था नहीं जानता था। डॉक्टर ने लड़का की ओर देखा। वह जड़वत अविचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कुछ लोग आखिर तक उससे चिपके रहते हैं। डॉक्टर मुखर्जी अकेले अंधेरे में मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में सूखा सा विरक्त का भाव भरा था। भी मैं सोचता हूँ, मिस लड़का, किसी चीज को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह चिपटे रहना, यह भी गलत है। बर्मा से आते हुए तब जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी, मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगी थी। आज उस बात को अरसा गुजर गया और जैसा आप देखती हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफी अरसा और जीऊंगा। जिंदगी काफी दिलचस्प लगती। यदि उम्र की मजबूरी ना होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने के चाहता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था? आज भी करता हूँ। लेकिन डॉक्टर, लतिका का गला रुध गया। क्या मिस लतिका? डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या कुछ है तो हमें चलाए चलता है। हम रुकते हैं तो भी अपने बहाव में हमें घसीट लिया जाता है।
लतिका से आगे कुछ नहीं कहा गया। जैसे वे जो कहना चाह रही है, वह कह नहीं पा रही है। जैसे अंधेरे में कुछ सीढ़ियों से सटे जंगले पर ह्यूबर ने अपना सिर रखा हुआ था। उसकी एक बाहें जंगले के नीचे लटक रही थी और दूसरी डॉक्टर के कंधे पर थी, जिसे डॉक्टर ने अपने हाथों में जकड़ लिया था। मिस लतिका, लैंप जरा और नीचे झुका दीजिए। ह्यूबर्ट शू किन खो गया था, जो मिल नहीं पा रहा था, शायद कभी मिल भी नहीं पाएगा। यह तो आपको फादर एलमंट ही बता सकेंगे। मिस लतिका, डॉक्टर की खोखली हंसी में उनका पुराना सनकीपन उभर आया। अच्छा, चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफी देर हो गई। डॉक्टर ने दिया सिलाई जलाकर घड़ी को देखा। गुड मिस लतिका, गुड नाइट डॉक्टर। डॉक्टर के जाने पर लतिका कुछ देर तक अंधेरे में रेलिंग से सटी खड़ी रही। हवा चलने से कॉरिडोर में जमा कोहरा शिहर उठता था। शाम को सामान बांधते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामने जो पुरानी कॉपियां, अखबारों और रद्दी कागजों का ढेर लगा दिए थे, अब वह अंधेरे कॉरिडोर के हवा के झोंकों से इधर उधर बिखरने लगे थे। लतिका ने लैंप उठाया, कमरे में जाने लगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा जूली के कमरे से प्रकाश की एक पतली सतीर दरवाजे के बाहर खिंचाई। लतिका को याद आया। वह सांस रोक जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। जूली लैंप भूल गई थी। लतिका धीरे धीरे दबे पांव जूली के पलंग के पास चली आई। जूली का सोता हुआ चेहरा लैम्प के फीके आलोक में पीला सा दिख रहा था। लतिका ने अपनी जेब से वही नीला लिफाफा निकाला और उसे धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबाकर रख दिया। जब वह कॉरिडोर में आई, बारिश की बौछार तेजी से पड़ने लगी थी। करीमुद्दीन ने माउथ ऑर्गन पर एक नई धुन छोड़ दी। ये थी कहानी परिंदे। ये परिंदे कहानी सिर्फ परिंदों की कहानी नहीं, ये मनुष्यों के साथ भी वो चला आया है कि इंसान जहाँ रहता है वहाँ का वह होता नहीं है, और जहाँ का वह होता है वहाँ वह रह नहीं पाता। और यही सारी बातें लतिका, डॉक्टर, मिस्टर ह्यूबर्ट और भी जितने कैरेक्टर थे उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। शायद कुछ परिंदे छुट्टियों के बाद लौट आए, और शायद कुछ परिंदे छुट्टियों में भी घर ना जाएं। तो वैसी ही कहानी परिंदे थी, जो काफी स्मृतियों के साथ, गहरे भावों के साथ लिखी गई थी। धन्यवाद।